हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स मोड। दोस्तों, आज की मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपकी 17 अप्रैल असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा होने वाली है फिजिक्स की, उसके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। और मई और जून में जो आपके टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम होने वाला है फिजिक्स का, उसके लिए भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। यानी कि टीजीटी साइंस में भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और पीजीटी फिजिक्स में भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के लिए। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना लास्ट में, और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना इस वीडियो को। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन दिया है उसको भी प्रेस जरूर कर देना। तो आइए बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारा, यह है इफ द क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्रॉम मीडियम टू वैक्यूम इज 30 डिग्री, द वेलोसिटी इन मीडियम विल बी। तो यहाँ पर हमें वेलोसिटी बता दी है जो मीडियम में कितनी होगी। तो ये कह रहा है कि यदि जो क्रिटिकल एंगल है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मीडियम टू वैक्यूम, तो यानी कि मीडियम से वैक्यूम में वो 30 डिग्री है, तो हमें वेलोसिटी बतानी है मीडियम में कितनी होगी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास ये देखें। पहला ऑप्शन है √3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास 6 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, और तीसरा ऑप्शन है 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, और चौथा ऑप्शन है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें, यदि क्रिटिकल एंगल की बात करें, तो क्रिटिकल एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा सी से। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास। फॉर्मूला क्या है कि साइन, यहाँ पर इस फॉर्मूले को समझना, यहाँ पर लिख देता हूँ दोबारा से। देखिए कि क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है साइन थीटा सी इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखेंगे v और अपॉन c। तो यहाँ पर v इज ए वेलोसिटी है मीडियम में, और जो c है ये आपकी लाइट ऑफ स्पीड है, यानी कि लाइट की स्पीड है। और यहाँ पर जो थीटा c है ये आपका एंगल है, कौन सा, टोटल एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल यहाँ पर 30 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ थीटा सी की जगह हम यहाँ पर रख देंगे, तो हमारे पास कितना जाएगा, ये मान ये आ जाएगा साइन 30 डिग्री। ठीक है, और इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, ये v अपॉन c। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, देखो साइन 30 की जो वैल्यू होती है 30 डिग्री की, वो आपको पता है कितनी होती है, 1/2 होती है, और इज इक्वल टू v हमें कंसीडर करना है, निकालना है, और c की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो c का मान जो होता है वो 3 इंटू 10 की पावर कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से v का मान निकाल लेंगे। तो v इज इक्वल टू, जब ये इसको देखेंगे तो 3 इंटू 10 की पावर 8 जो है ये कहाँ पर चला जाएगा, आपका इधर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, ऊपर की ओर, तो अपॉन में 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 3 और ये इंटू 10 की पावर 8, और अपॉन में कितना आएगा, इसका 2 आ जाएगा। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 1.5। ठीक है, और इंटू 10 की पावर 8, और क्या आएगा, इसका यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो हमारा 3 है ये बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, तो ये कह रहा है कि द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर कैन बी गिवन बाय। तो यहाँ पर जो स्टोर एनर्जी होती है कैपेसिटर में, तो वो क्या होती है, यानी कि कितनी होती है, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमें बताना है। तो 4 ऑप्शन अब आपके पास दिए हैं, 1/2 CV², 2 CV², CV² और 1/2 CV। तो दोस्तों ये सभी को पता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में ये पूछा भी गया है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा, यानी कि 1/2 CV² से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 क्या कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2, ठीक है, आर लोकेटेड एट A एंड B on a straight line as shown in the figure below. The electric field will be 0 at a point. तो ये कह रहा है कि एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 है, तो वो कौन सा है पॉइंट, ये हमें बताना है, कौन से पॉइंट पर 0 हो सकता है। ठीक है, तो एक ये फिगर दिया हुआ है, इसमें हमारे पास पॉइंट ए दिया है, पॉइंट बी दिया है। यहाँ पर पॉइंट ए की वैल्यू है हमारे पास 0.2 माइक्रोकुलाम, और पॉइंट बी की जो वैल्यू, यानी कि बी पर जो Q2 चार्ज है इसकी वैल्यू है -0.4 माइक्रोकुलाम। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में ये वाला जो हमारे पास 0 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर यहाँ पर देखा दूसरा ऑप्शन टू द लेफ्ट ऑफ ए, यानी कि ए के लेफ्ट में होगा, या फिर टू द राइट ऑफ बी, या बी के राइट में होगा, या परपेंडिकुलर टू ए बी, या ए बी के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये हमें बताना है यहाँ पर। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर थोड़ा सा समझाते हैं आपको। कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, कॉन्सेप्ट है हमारा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज पॉइंट अवे फ्रॉम पॉजिटिव एंड टुवर्ड नेगेटिव, यानी कि वी वांट टू फाइंड द पॉइंट वेयर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। लेट्स एनालाइज द रीजन बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी की अगर बीच की बात करें, तो द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 एंड Q2 विल point in the same direction because one is positive and one is negative, so field will add, not cancel, not zero here। ये है कि जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए के क्या होगा, हमारा लेफ्ट साइड में होगा। दोस्तों यहाँ पर क्या है कि जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए के क्या होगा, लेफ्ट साइड में जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 होगा। तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट ए के लेफ्ट में होगा, तो इसका दूसरा ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा, तो यानी कि टू द लेफ्ट ऑफ ए।
तो ए पॉइंट के लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 होगा। क्लियर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है। चार ये कह रहा है कि ए वेव इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए गुड कंडक्टर इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंक्रीजेस 4 टाइम्स द स्किन डेप्थ विल बी। तो हमें स्किन डेप्थ यहाँ पर बतानी है। इसका ऑप्शन पहला दे रखा है इंक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 2, दूसरा ऑप्शन रखा है डिक्रीजेस बाय ए फैक्टर ऑफ 4 और तीसरा ऑप्शन है रिमेन्स द सेम और चौथा ऑप्शन है डिक्रीजेस बाय ए फैक्टर ऑफ 2। मतलब यहाँ पर यह है, देखो मैंने हिंदी में भी सभी क्वेश्चन दे रखे हैं। जो हिंदी मीडियम वाले वो हिंदी में समझ सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम वाले वो इंग्लिश में समझ सकते हैं। और यदि क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर देना, उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि देखो हिंदी में मैं इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ कि एक तरंग सुचालक पर लंबवत दिशा में आपतित होती है। यदि समतल विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति 4 गुना कर दी जाए तो त्वचा गहराई की स्थिति क्या होगी। मतलब जो स्किन डेप्थ है वो हमें बतानी है, वो 2 गुनी हो जाएगी या 1/4 रह जाएगी या कोई प्रभाव नहीं होगा या फिर आधी रह जाएगी। तो हमें ये समझाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि इसके लिए एक फॉर्मूला होता है स्किन डेप्थ का। स्किन डेप्थ को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी जो हमारी होती है उस फ्रीक्वेंसी के रूट के बराबर। ठीक है, यानी कि स्क्वायर रूट के बराबर। क्लियर है। तो ये एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले के माध्यम से हम इसको निकाल सकते हैं। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, स्किन डेप्थ डेल्टा हमें यहाँ पर निकालना है। तो डेल्टा के लिए सबसे पहले डेल्टा डैश की बात करें तो कह रहा है 4 गुना कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी को, तो हमने क्या करा यहाँ पर डेल्टा डैश मान लिया है। ठीक है, क्या मान लिया, डेल्टा डैश। अब ये जो डेल्टा डैश है ये किसके इक्वल मान लिया, कह रहा है 1/4, 4 टाइम्स है फ्रीक्वेंसी तो 1/4 और 4 को किस में मानेंगे, रूट में मानेंगे, इसको अंडर रूट में। और इसके यहाँ पर लिख दिया हमने डेल्टा। ठीक है, यानी कि फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे थे ना, तो फ्रीक्वेंसी को हमने क्या करा ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं आप एफ इज इक्वल टू 4 गुना यानी कि 4f इस तरह से। तो रूट में 4f है तो f अंडर रूट f यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि 1/f रूट का वो किसके बराबर होगा, डेल्टा के बराबर होगा। तो उसका मान हमने डेल्टा रख दिया। ठीक है, तो डेल्टा डैश इज इक्वल टू 1/4 डेल्टा। अब देखो डेल्टा डैश की जो वैल्यू है हमारे पास, डेल्टा डैश ये डेल्टा है। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर 1/4 का मान कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ये 1/2 हो गया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 2 गुना हो जाएगी, तो 2 गुना हो रही है या कितनी हो रही है, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि 1/2 है, ऊपर क्या है डेल्टा, यानी कि जो पहली स्किन डेप्थ थी उससे आधी रह रही है यहाँ पर, इसमें आधी रह जाएगी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है द इंट्रिंसिक इंपीडेंस ऑफ फ्री स्पेस। तो फ्री स्पेस में हमें इंट्रिंसिक इंपीडेंस की बात करनी है, यानी कि इंपीडेंस बताना है कितना होगा। तो यहाँ पर देखो ये कह रहा है कि 75 ओम होगा या 73 ओम होगा या 120 पाई ओम होगा या फिर 377 ओम के बराबर होगा। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है आपका, मुक्त आकाश की आंतरिक प्रतिबाधा याद करने के लिए कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि एक यहाँ पर जो है फॉर्मूला लगता है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला मैं आपको समझा देता हूँ। एक फॉर्मूला है, यानी कि आंतरिक जो प्रतिबाधा है उसको हम ईटा नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इज इक्वल टू होता है हमारे पास स्क्वायर रूट में, ऊपर होता है म्यू नॉट और अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों की वैल्यू आप जानते हैं, दोनों की वैल्यू रख देंगे और वैल्यू रख के जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 377 ओम लगभग आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा हमारा वो चौथा सही होगा, यानी कि 4th नंबर का जो ऑप्शन है ये एकदम करेक्ट है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 कह रहा है लॉरेंट्ज फोर्स लॉ इज, यानी कि लॉरेंट्ज फोर्स जो है हमारा कौन सा होगा, तो ये सभी जानते हैं। इसके लिए फॉर्मूला तीसरा वाला जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 ये कह रहा है कि ए पॉजिटिव चार्ज पेंडुलम इज ऑस्किलेटिंग इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन द फिगर बिलो, इट्स टाइम पीरियड एज कंपेयर्ड टू दैट व्हेन इट वाज अनचार्ज। तो अनचार्ज की कंडीशन में ये यहाँ पर पूछ रहा है कि टाइम पीरियड क्या होगा पेंडुलम का। ठीक है, तो हमारे पास ये कुछ डायग्राम है इस तरह का, तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें समझना। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि क्या करें, इसके लिए एज्यूम कर लें, यानी कि लेट्स एज्यूम द इलेक्ट्रिक फील्ड इज हॉरिजॉन्टल एंड द चार्ज इज पॉजिटिव। द नेट फोर्स ऑन द पेंडुलम नाउ कम्स फ्रॉम बोथ ग्रेविटी एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। The restoring force increases due to the electric field. As a result, the effective acceleration increases. Therefore, the time period decreases compared to the uncharged case. यानी कि अनचार्ज की केस की कंडीशन में हमारे पास जो टाइम पीरियड होगा, ठीक है, वो कैसा होगा, डिक्रीजेज होगा। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, इसका बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, विल बी डिक्रीजेज। समझ में आ गया या नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए एक लाइक तो बनता है। ठीक है, एक लाइक जरूर कर दें और लाइक के साथ साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 कह रहा है व्हेन ए मैग्नेटिक फ्लक्स cuts across a coil of 200 tons and 1 meter square effective area at the rate of 2 Weber per second, the induced voltage is। तो यहाँ पर हमें induced voltage बताना है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास ये दे रखा है, फ्लक्स दे रखा है और यहाँ पर टन्स, नंबर ऑफ टन्स दे रखे हैं 200 हैं
और इफेक्टिव एरिया दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर। तो इसके ऑप्शन, पहला ऑप्शन दे रखा है 400 वोल्ट, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 100 वोल्ट, तीसरा ऑप्शन 600 वोल्ट और चौथा ऑप्शन है 0 वोल्ट। मतलब इसको हिंदी में समझ सकते हैं आप कि जब फेरो एवं 1 मीटर स्क्वायर की प्रभावी क्षेत्रफल वाली कुंडली को 2 वेबर पर सेकंड की दर से चुंबकीय फ्लक्स काटती है तो प्रेरित विभव क्या होगा। तो हमें क्या बताना है, प्रेरित विभव बताना है, मतलब यानी कि इंड्यूज वोल्टेज की हमें यहाँ पर बात करनी है। ठीक है, तो इंड्यूज वोल्टेज के लिए अगर हम देखें तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है इंड्यूज वोल्टेज का। ठीक है, तो इंड्यूज वोल्टेज का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या होता है इसको आप समझ लें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इंड्यूज वोल्टेज के लिए ईएमएफ इज इक्वल टू होता है कैपिटल एन। ठीक है, क्या होता है कैपिटल एन, और यहाँ पर क्या होता है डी फाई अपॉन डी टी। क्लियर, ये एक फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, कैपिटल एन की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 200, कितनी दे रखी है 200 दे रखी है, और यहाँ पर देखो ये डी फाई अपॉन डी टी, ये क्या है हमारा फ्लक्स चेंज ऑफ फ्लक्स है। तो फ्लक्स कितना चेंज है पर सेकंड, ये है 2 वेबर पर सेकंड। तो यहाँ पर क्या कर देंगे इंटू 2 हो जाएगा। तो कितना आएगा टोटल, ये आएगा 400 यानी कि 400। ठीक है, 400 वोल्ट, सीधा सीधा आंसर आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, 9 कह रहा है पॉइंटिंग वेक्टर गिव्स। तो पॉइंटिंग वेक्टर को कौन सा इसमें से जो ऑप्शन है वो रिप्रेजेंट करता है, द रेट ऑफ एनर्जी फ्लो, डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका ऑप्शन जो है पहला वाला सही होगा, द रेट ऑफ एनर्जी फ्लो। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ द रेट ऑफ एनर्जी फ्लो, इसका जो ऑप्शन है ये सही होगा। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इसके लिए एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ। बात यह है कि जो पॉइंटिंग वेक्टर है वहां पर एक फॉर्मूला होता है, एस वेक्टर इज इक्वल टू ई कैपिटल ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और क्रॉस यहाँ पर होता है एच वेक्टर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो ये इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होता है एस। तो यही हमारा क्या होता है पॉइंटिंग वेक्टर, इसी को हम पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं। तो ये जो पॉइंटिंग वेक्टर है, ई वेक्टर मैंने बताया क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है, एच क्या है मैग्नेटिक फील्ड है, एस क्या है, तो एस जो है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स में ऊर्जा का प्रवाह शो करता है, मतलब एनर्जी फ्लक्स की डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एनर्जी फ्लो को शो करता है, तो द रेट ऑफ एनर्जी फ्लो। तो इसका ऑप्शन जो हमारा ए जो है वो करेक्ट होगा। क्लियर है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। 10 ये कह रहा है कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट गिव्स एविडेंस दैट, मतलब प्रकाश का व्यतिकरण इस तथ्य का साक्षी है, यानी कि कौन से एविडेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो प्रकाश की चाल बहुत अधिक होती है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगों की भांति व्यवहार करता है। तो ये नेचर ऑफ इंटरफेरेंस की बात कर रहा है यहाँ पर। या प्रकाश की प्रकृति विद्युत चुंबकीय होती है, या फिर प्रकाश एक तरंग परिघटना है। तो हमें ये बताना, तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है करेक्ट होगा, मतलब लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज करेक्टर, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की प्रकृति होती है ये। तो ये ऑप्शन जो हमारा तीसरा करेक्ट होगा, ये आपने पढ़ा होगा इंटरफेरेंस में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में केवल हम 10 क्वेश्चन बता रहे हैं, 50 क्वेश्चन आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा खास वीडियो होने वाली है, इस वीडियो से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों इसलिए इस वीडियो को यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और जितने भी आपके दोस्त हैं उन सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, और सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि बेल आइकन अगर आप प्रेस करोगे तो जितने भी हम वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा, और आप वीडियो को देख पाएंगे और इसका लाभ उठा पाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।